नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। आज सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को एक बड़ी राहत मिली है। आयकर विभाग ने कांग्रेस पर जो नोटिस जारी किया था वसूली का, अब उस पर कांग्रेस को चुनाव खत्म होने तक राहत मिल गई है और अब इस पर सुनवाई होगी 24 जुलाई को। जी हां, आज कोर्ट में कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कांग्रेस से आईटी को करीब 3500 करोड़ रुपए वसूल करने थे, लेकिन इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति बीवी रत्ना की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष एक हलफनामा दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि उसके बाद जो आदेश पारित हुआ उसमें यह कहा गया कि इन अपीलों में जो मुद्दे उठे हैं उन पर निर्णय होना अभी बाकी है, लेकिन अब की स्थिति को देखते हुए आयकर विभाग इस मामले को तूल नहीं देना चाहता है और कहता है कि लगभग 35 करोड़ की कर मांग के संबंध में कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा। मामले को जुलाई के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करें। जुलाई का दूसरा सप्ताह यानी 4 जून के बाद की तारीख, 4 जून यानी कि लोकसभा चुनाव के नतीजों का दिन, यानी लोकसभा चुनाव तक अभी तक ये जो मांग उठ रही थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड बीजेपी ने नहीं रखी है और वो जिस तरह आईटी कांग्रेस के पहले उसने खाते फ्रीज किया, उसके बाद उससे बकाया वसूली का जो नोटिस जारी किया, उसको नोटिस पे नोटिस मिले जा रहे थे और न केवल कांग्रेस बल्कि दूसरी पार्टियों को भी इसी तरह के नोटिस मिले हैं। सीपीआई को मिले हैं इस तरह का नोटिस। तो इस सबसे सवाल उठ रहा था कि आखिर बीजेपी किस तरह की किस तरह के माहौल में चुनाव करवाना चाह रही है। क्या वो अपने विरोधियों को पूरी तरह से आर्थिक तौर पर कमजोर करके, खत्म करके फिर अकेले तानाशाह बनकर उभरना चाह रही है। कल आप जानते हैं कि रामलीला मैदान में, दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली हुई जिसमें 28 दलों ने, इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेताओं ने भाग लिया और सबने अलग अलग बातें कही, लेकिन सबके सुर एक ही जैसे थे और सबने ये बात प्रमुखता से उठाई थी कि आखिर बीजेपी किस तरह की तानाशाही इस चुनाव के इस बार जो है वो 10 सालों में वो ले आई है और इस बार के चुनाव में भी अगर बीजेपी जीत जाती है तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, इस देश में संविधान खत्म हो जाएगा। सभी दलों के नेताओं ने जनता को कल आगाह किया कि अगर अब आपने बीजेपी को जीतने दिया तो आप ये तय मानिए कि संविधान खत्म हो जाएगा और अब आपका लोकतंत्र नहीं बचेगा। और इन सभी दलों के नेताओं ने ईसी पर, यानी चुनाव आयोग पर भी सवाल उठाए थे कि वो किस तरह खामोश बैठकर इस सारे खेल को होते देख रही है। सवाल ये भी उठे थे कि आखिर बीजेपी किस तरह आईटी, ईडी और सीबीआई इन संवैधानिक संस्थाओं के जरिए किस तरह विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि आरोप तो बहुत पहले से लगते रहे हैं, लेकिन कल जिस तेवर में ये सारे नेता थे उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अब देश में माहौल बदल रहा है, क्योंकि कल सबने दिखा दिया कि आप जितनी कोशिश कर ले, हम अब न टूटने वाले हैं न झुकने वाले हैं। और आज इसीलिए कांग्रेस पर ये जो बड़ा फैसला आया उसे ये माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ी राहत है। लेकिन वहीं आज एक दूसरी खबर ये भी है कि अरविंद केजरीवाल को अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में चले गए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर है और इतिहास की दृष्टि से भारत के राजनीतिक इतिहास में भी ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग सीएम अब तिहाड़ पहुंच गए हैं। और इस घटना के बाद अब फिर सियासत किस तरह से बदलेगी, इस सब पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत हम करें, लेकिन उससे पहले हम सुनते हैं कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल का ये बयान जो आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिया है। सुनते हैं इस बयान को। As the notices were being served by the Income Tax Department, we are welcoming the Supreme Court decision on that, but it is clearly a conspiracy to stop the financial sources of Congress Party, to deny the level playing field for the Congress Party to fight elections. Now it is very clear and evident that Supreme Court has already given a stay for Congress Party for future till the elections, but actually they have already seized our accounts. I don't know what is the status of that thing. They have taken away our money from our account. They have to give back it to Congress Party. Then only we can fight the election. तो हमेशा की तरह आज हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी, जो आज इस विषय पर और विस्तार से आपके साथ बात करेंगे। अमलेंदु जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ।
अभी हमने सुना कि वेणुगोपाल जी ने ये कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का तो स्वागत करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आयकर विभाग ने पहले से जो कांग्रेस के खाते फ्रीज किए हुए हैं, जिन खातों को के इस्तेमाल पर कांग्रेस के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है और जिसमें कांग्रेस की धन की संपत्ति पड़ी हुई है, वो संपत्ति, वो धन जो कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठा किया या उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस को दान में दिए, लेकिन वो सारे उस रुपयों का इस्तेमाल अब कांग्रेस नहीं कर पा रही है। तो क्या चुनाव के पहले ऐसी कोई आशा बनती है, कोई उम्मीद बंधती है कि अब इस फैसले के बाद आयकर विभाग, जब तुषार मेहता ये कह रहे हैं कि चुनाव होने वाले हैं और हम नहीं चाहते कि कांग्रेस को कोई दिक्कत आए, तो अब क्या माहौल बनेगा अमलेंदु जी? अब क्या हो सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट खुद इस पर कोई फैसला लेगा या आयकर विभाग को कोई नोटिस जारी करेगा या आयकर विभाग की अंतरात्मा जागेगी और वो कांग्रेस के फ्रीज खातों को वापस इस्तेमाल में लाने देगी? देखिए सर मित्रा जी, हालांकि अभी आदेश पूरा आया नहीं, मतलब देखने को नहीं मिला है कि उस आदेश में क्या है, लेकिन जो प्रोसीडिंग्स हम लोगों ने सुनी है उस प्रोसीडिंग्स के मुताबिक तो ये है कि स्वयं जो है उन्होंने कहा है, एसजी जो तुषार मेहता वहाँ हाजिर हुए आईटी डिपार्टमेंट की तरफ से, उन्होंने कहा कि हम फिलहाल अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और अभी हम कोई कठोर कार्रवाई चुनाव तक नहीं करेंगे, और जून के दूसरे हफ्ते तक का उन्होंने कहा। इस पर अदालत ने पूछा भी कि क्या आप इस मामले को वापस ले रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसको वापस नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम चूंकि चुनाव चल रहा है तो हम चुनाव तक कोई कार्रवाई इस पर नहीं करेंगे, सारे मामले जो है वो नहीं। तो इसमें ये भी बताया गया कि 135 करोड़ रुपया जो वसूल लिया गया है और 3500 करोड़ का कुल मिला के ये मामला है जिसमें सब नोटिस दिए गए हैं, तो हम इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे। तब इसमें जो 135 करोड़ वसूल लिए हैं वो वापस करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में अभी कोई मामला सुनने में नहीं आया है कि वो वापस करेंगे कि नहीं करेंगे। जो खाते फ्रीज हैं वो उसको वापस करते अब खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, लेकिन जब ये कहा गया है कि कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इसका मतलब ये समझा जाना चाहिए कि जो आपने अब तक कार्रवाई की है, चूँकि आप इस मामले में कह रहे हैं कि आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये कार्रवाई आपको रोकनी होगी, यानी वो खाते आपको खोलने पड़ेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो आना चाहिए। मुझे लगता है कि ये इस आदेश में जो ऑन रिकॉर्ड है उनका जो हलफनामा है, और जो कहा उन्होंने, तो जस्टिस नागरत्ना उन्होंने कहा भी कि हम इसको ऑन रिकॉर्ड ले रहे हैं, तो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने उसको दिया, और उसके बाद फिर जो आदेश पारित हुआ है 24 जुलाई तक जो है इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, 24 जुलाई को अगली इसकी सुनवाई होगी। तो अभी ये समझा जा सकता है कि वो खाते जो फ्रीज किए गए थे वो खाते खुलेंगे, और लेवल प्लेइंग फील्ड जो की बात की जा रही है वो मुझे लगता है कि वो खासतौर से इनकम विभाग जो करने जा रहा था कार्रवाई, उस पर कार्रवाई पे रोक लगेगी। ये तो अब स्पष्ट हो गया है कि आगे अब कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब ये क्या है मसला, इसको थोड़ा हम लोग आगे विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे, तो इस पर चर्चा करेंगे क्या क्या मसले हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है वहाँ जाकर के जिस तरीके से पहुँचा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मुझे लगता है कि ये शायद संदेश एक चला गया है सरकार में बैठे हुए लोगों के पास कि माहौल कुछ बदल रहा है। और कल जिस तरीके से इंडिया गठबंधन की रैली से खासतौर से राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा जाए कि स्पष्ट चेतावनी के तौर पे कहा कि संस्थाओं पे कब्जे किए जा रहे हैं और मैच फिक्सिंग जिस तरीके से हो रही है, और अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो देश नहीं बचेगा और देश में आग लग जाएगी, ये संदेश एक तरीके से साफ तौर पे गया है। और चूंकि कल के रैली के बाद देश में एक माहौल बना है, और ये माहौल अब सरकार बनाम लोकतंत्र एक तरीके से होता जा रहा है, और लोगों को ये समझ में आने लगा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में रहती है तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये एक आम धारणा जो है वो लोगों के मन में बैठ रही है। तो ये संदेश अब मुझे लगता है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के पास भी स्पष्ट चला गया है कि जनता में ये भावना बन रही है। इसी की वजह से शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पीछे हटना पड़ा है, यानी कि मोदी सरकार को पीछे एक तरीके से हटना पड़ा है, ये समझा जा सकता है सर मित्रा जी। बिल्कुल अमलेंदु जी, अब केवल माहौल ही नहीं बदल रहा, कल की रैली से तो अब ये भी लगा कि अब नेताओं की भाषा में भी एक वो तेवर और वो तलखी दिखने लगी है जो सीधे जनता तक असर करने लगी है। राहुल गांधी ने कल जिस तरह से मैच फिक्सिंग की बात कही, चाहे उद्धव ठाकरे का तड़ीपार वाला बयान है, या कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह का रामायण का संदर्भ लेकर रामलीला मैदान से ही बीजेपी के लोगों को चेतावनी दे दी है कि एक ना एक दिन अहंकार जो है चूर चूर होता है, ये सारी बातें बता रही हैं कि अब माहौल बहुत तेजी से बदल गया है। और बीजेपी के लोगों को ये बात, भले जो शीर्ष पे बैठे लोग हैं उनको भले ये बात समझ में आए ना यार, लेकिन जनता को ये बात बिल्कुल समझ रही है। और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वहां जो अफसर बैठे हैं, ये जो पूरा प्रशासनिक तंत्र है, इस तक भी कहीं ना कहीं ये संदेश तो जा ही रहा है कि अब बहुत मनमानी के दिन अब शायद पूरे हो चुके हैं। और जो भाषा बदलने की बात मैंने कही है अमलेंदु जी, तो शत्रुघ्न सिन्हा का एक बयान भी इस समय बहुत चर्चा में आ गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर उन्होंने कहा है कि ये चिंगारी नहीं है, ये शोला है। उन्होंने पश्चिम बंगाल में, जहां से वो उम्मीदवार भी हैं लोकसभा के, और उन्होंने ये कहा है
कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसको तो निर्मला सीतारमण के पति ने ही इसको विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला बताया है। और ये बिल्कुल समझ में आ रहा है कि बीजेपी जो विपक्ष के नेताओं पर इस समय जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, चाहे ईडी और सीबीआई के जरिए, ये सारा कुछ इसीलिए हो रहा है। जयंत चौधरी का मामला उन्होंने उठाया, हेमंत सोरेन का मामला, अरविंद केजरीवाल का मामला, ये तमाम बातें शत्रुघ्न सिन्हा ने कही और ये कहा कि ये सब जो है ये ध्यान भटकाने के लिए है, क्योंकि अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जो है ये चिंगारी नहीं शोला है। शोले की बात जो उन्होंने की है अमलेंदु जी, तो अभी क्या ऐसा लग रहा है कि इन शोलों में अब बीजेपी के झुलसने का वक्त आ गया है अमलेंदु जी? क्योंकि एक और बात जोड़ना चाहती हूँ, प्रधानमंत्री का भी एक इंटरव्यू कल से बहुत चर्चा में आ गया है, जो तमिलनाडु के एक टीवी चैनल को उन्होंने दिया, जिसमें उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर ये कहा है कि ये मोदी का बनाया हुआ है। अभी तक तो देश को यही मालूम था कि अरुण जेटली का ये ब्रेन चाइल्ड है और उन्होंने इसको बनाया, क्योंकि वही हमेशा इसकी वकालत करते रहे थे। लेकिन कल मोदी ने कहा कि ये मोदी का बना इलेक्टोरल बॉन्ड है और जो लोग इसको लेकर नाच रहे हैं, उन्होंने हिंदी में बाकायदा नाचने शब्द का इस्तेमाल किया कि जो लोग इसको लेकर नाच रहे हैं वो पछताएंगे, क्योंकि उनका ये कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं होता तो किसी को पता ही नहीं चलता कि पैसा कहां से आया और कहां गया। ये तो मैंने बनाया, मोदी ने बनाया और इसीलिए ये सबको पता चला। यानी सुप्रीम कोर्ट, जो उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इसको लेकर बोल रहे हैं वो गलत है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, अब प्रधानमंत्री खुद को क्या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर बता रहे हैं? क्या वो ये बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट चाहे जो फैसला ले दे, उनकी जो मर्जी है वो ये बोलेंगे? इससे पहले हमने सुना था कि अमित शाह ने भी इस अपने इलेक्टोरल बॉन्ड के उसको जस्टिफाई किया था कि नहीं ये तो सही था। अब उसके बाद मोदी यही कह रहे हैं, तो ये क्या विनाशकाले विपरीत बुद्धि का लक्षण है, या कि फिर यह है कि हम कुछ भी आप कर लो लेकिन हम अपनी जिद नहीं छोड़ेंगे, हमें जो करना है वो हम करके रहेंगे? क्या ये तानाशाही का लक्षण है, या फिर ये जो शत्रुघ्न सिन्हा ने जो कहा है कि ये चिंगारी नहीं शोले हैं, जिसमें अब बीजेपी को दिख रहा है कि शोले दहकने लगे हैं और इनका असर अब बीजेपी पर पड़ेगा? अमलेंदु जी। निश्चित तौर पर समिता जी, ये जो चिंगारी नहीं शोला है, ये शोले जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के आशियाने को जला देंगे। हमको ऐसा लगता है, क्योंकि देश के अंदर जो माहौल बन रहा है उससे साफ तरीके से समझा जा सकता है कि ये शोले जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के आशियाने पे अब पड़ चुके हैं। और प्रधानमंत्री कितनी भी बातें कर लें, लेकिन इस आग से प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को झुलसने से बचा नहीं सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें की उसमें एक बात और भी कही है प्रधानमंत्री ने, एक तरीके से कहा जाए कि उसको उन्होंने परोक्ष तौर पर स्वीकार किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे घपले हैं, गड़बड़ियाँ हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी जो हमने नीति बनाई उसमें हो सकता है कुछ कमियां हो, कुछ खामियां रह गई हो, उनको दूर किया जा सकता है। यानी कि प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया है, एक तरीके से कहा जाए कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में गड़बड़ियां हैं और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उनको ठीक किया जा सकता है। अब प्रधानमंत्री जिस तरीके से बातें कर रहे हैं उससे साफ तौर पर ये समझा जा सकता है समिता जी कि प्रधानमंत्री सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को चुनौती एक तरीके से दे रहे हैं। हालांकि ये पहली बार नहीं कि प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दी है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले भी जब संभल गए थे, कल की धाम का जो मंदिर है उसके उद्घाटन में गए थे प्रधानमंत्री, और जो कांग्रेस के नेता थे पहले, अब वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, प्रमोद त्यागी जी, जिनको आचार्य प्रमोद कृष्णम कहा जाता है, उनके मंदिर में गए थे। वहाँ भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लेकर के एक तरीके से टिप्पणी की थी कि वो ये सुदामा है, मेरे पास कुछ नहीं है, और कोई सुदामा जो है पोटली भी दे दे तो अभी कोई अदालत जो उस पर आदेश कर देती। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री ने कही थी। यानी कि प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। हालांकि उसके बाद मुश्किल से हफ्ते भर बाद ही एक और जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था घूस कांड को लेकर के, सांसदों के उसको लेकर के, उसका प्रधानमंत्री ने बड़े खुले दिल से स्वागत किया था। तो प्रधानमंत्री क्या अपने मन के हिसाब से जो उनको लगता हो कि ठीक है उनके पक्ष में कोई फैसला हो सकता है उसका स्वागत कर सकते हैं, और दूसरा फैसला जो इस देश की अर्थव्यवस्था पे या प्रधानमंत्री की नीतियों पे या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ जाता हो तो प्रधानमंत्री उसकी जो है निंदा कर सकते हैं, ये समझ में आता है। देखिए समिता जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस इलेक्टोरल बॉन्ड को न सिर्फ खारिज किया बल्कि इसको असंवैधानिक भी करार दिया। यानी कि अब तक जो कार्रवाई हुई इसके जरिए जो पैसा लिया गया, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ने लिया हो या किसी ने भी लिया हो, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने कानून बनाया था, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि उन्होंने कानून बनाया था, इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी प्रधानमंत्री के खिलाफ है कि यह असंवैधानिक काम था, और प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने बनाया था, सरकार ने नहीं बनाया था। इसका मतलब ये समझा जाए, इसका मतलब असंवैधानिक काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। ये प्रधानमंत्री की एक दूसरी स्वीकारोक्ति भी समझी जा सकती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हाँ उन्होंने असंवैधानिक काम किया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक
ठहराया। तो अब ये प्रधानमंत्री क्या कहना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जाने, लेकिन जो प्रधानमंत्री के कहने के नेता निकाले जाएंगे वो यही निकाले जाएंगे कि प्रधानमंत्री एक तो सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखा रहे हैं, दूसरा प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स में गड़बड़ियां हैं, तीसरा प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो असंवैधानिक काम हुआ है वो प्रधानमंत्री ने स्वयं किया है, इसके लिए कोई दूसरा दोषी नहीं है। तो जाहिर सी बात है सर मित्रा जी की सरकार जब बदलेगी या सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में इस इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जांच करवाएगा तो इस जांच के दायरे में प्रधानमंत्री स्वयं होंगे, ये भी अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। तो इसीलिए जो शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि चिंगारी नहीं शोला है, निश्चित तौर पर यह शोला है और भयंकर शोला है, और यह शोला भारतीय जनता पार्टी के आशियाने को जला देगा। प्रधानमंत्री भी इसको अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। चुनाव में बड़ा मुद्दा बन चुका है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर के, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भरी अदालत में जाकर के कहा कि ये पैसा तो भारतीय जनता पार्टी के पास गया है और मनी ट्रेल है और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, और ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है कि भारतीय जनता पार्टी के पास उस व्यक्ति से पैसा आया जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ या कहिए शराब घोटाले में जो अप्रूवल बना है और ईडी ने जिसकी गिरफ्तारी की उसमें मतलब मुकदमा है और वो अप्रूवल बना और उसकी जमानत का ईडी ने कोई विरोध नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें एकदम स्पष्ट है और सारे तार जो है वो जुड़ते चले जाने हैं भारतीय जनता पार्टी से कि इलेक्टोरल बॉन्ड वास्तव में कोई बड़ा घोटाला है, जिसको कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा तो अपनी वॉशिंग मशीन रख करके बता रहे थे कि ये 8,552 करोड़ की वॉशिंग मशीन है, यानी कि 8,552 करोड़ जो इलेक्टोरल बॉन्ड मिला भारतीय जनता पार्टी को, ये उस रकम की तरफ इशारा था। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार इन चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी इस भ्रष्टाचार से अपने को बचाने के लिए किस तरीके से एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की कमर तोड़ने का काम कर रही है, ये भी एक मुद्दा बन चुका है और जनता के बीच ये संदेश जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह कि मुद्दा जो बना है वो जनता के बीच संदेश जा चुका है, भारतीय जनता पार्टी को इसलिए परेशानी हो रही है। सर मित्रा जी बिल्कुल अमलेंदु जी, परेशानी स्वाभाविक है और मोदी ने कल जिस तरह की बातें कही उसमें ये दिख रहा है कि वो खुद अब बहुत परेशान हो चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो सारे इस मामले को किस तरह संभालें। और देखने वाली बात यह भी है कि आमतौर पर प्रश्नों से बचने वाले और पत्रकारों का सामना करने से बचने वाले मोदी ने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और वो भी तमिलनाडु का टीवी चैनल। अब हम जानते हैं कि बीजेपी की हालत तमिलनाडु में और दक्षिण भारत में बहुत कमजोर है, वो किसी भी तरह से अपने पैर वहां जमा नहीं पा रही है। तो ये सोचने वाली बात है कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड पर बात करने के लिए तमिलनाडु के टीवी चैनल को क्यों चुना और किस लिए आखिर इन पत्रकारों को ये मौका मिला कि वो सवाल करें। और मोदी ने कल जिस तरह से जवाब दिया और उसके क्या निहितार्थ हैं, उसके क्या मायने हैं, ये भी हमको आने वाले वक्त में पता चलेंगे। अभी मोदी जो है वो लगातार श्रीलंका का जो कच्छतीव द्वीप जिसको दिया गया है भारत ने, उस पर भी वो सवाल उठा रहे हैं। पुराना मामला है लेकिन वो जबरदस्ती एक नया इशू खड़ा कर रहे हैं। तो ये हम लगातार देख रहे हैं कि जो मुद्दों की बात न करके मोदी लगातार ऐसे ऐसे मुद्दे खड़े कर रहे हैं जिनका इस समय कोई लेना देना नहीं है। इस समय जनता के सामने तो जरूरी मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, और अब ये देख चुकी है जनता भी कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो कम से कम 8,000 करोड़ रुपए या उससे भी ज्यादा शायद बीजेपी को मिले हैं, उसके बाद बीजेपी ये बता रही है कि उसके पास तो बहुत पैसा है लेकिन देश में पैसा नहीं है और लोगों को देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। जब कभी सरकारी नौकरियों की बात आती है या महंगाई की बात आती है तो बीजेपी के जो मंत्री हैं वो हमेशा यही दलील देते हैं कि पैसा नहीं है। और खुद निर्मला सीतारमण अपने उनके पास भी पैसा नहीं, उन्होंने ये बता दिया, इसलिए वो चुनाव भी नहीं लड़ रही हैं। तो ये हालत है बीजेपी की। और अभी दिख रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इस समय एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है और अब इससे बचना बीजेपी के लिए असंभव दिख रहा है। और हम बात कर रहे थे अरविंद केजरीवाल की, अमलेंदु जी, तो उसमें भी ये देखा गया कि अरविंद केजरीवाल ने तो बाकायदा कोर्ट में बीजेपी पर आरोप लगाया है कि ये जो शरद रेड्डी हैं इन्होंने 50-60 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए हैं, तो आप पहले उसकी जांच करिए और इलेक्टोरल बॉन्ड और शराब घोटाला ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, ये बात अब सुप्रीम कोर्ट में है और बाकायदा कागजों पर है। यानी बीजेपी अरविंद केजरीवाल को फंसाने के चक्कर में खुद फंस गई। और आज अमलेंदु जी जिस तरह अब अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, बीजेपी ने ये काम भी कर दिखाया है। क्या ये भी बीजेपी पर ये दांव उसका उल्टा पड़ेगा? क्योंकि आज प्रियंका कक्कड़ जो आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि इस तरह तो पॉकेट मार को भी नहीं पकड़ा जाता है। आप सुन लीजिए उनका ये बयान। देखिए, आपको साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीएमएलए कानून का हमारे देश में दुरुपयोग कर रही है भाजपा, कैसे अपनी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। अभी शरद रेड्डी से 60 करोड़ लिया जो उसके अरेस्ट के बाद, उसके बाद वो सरकारी गवाह बना, उसके बाद बेल होती है, उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफ्तारी हुई है। ऐसे बयान पर किसी
पॉकेट मार की गिरफ्तारी ना हो, जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट की तरफ से ऐसा किया गया नहीं, तो कोर्ट का ऑर्डर है कि उनको जुडिशियल कस्टडी में भेजा जाए। क्या करेंगे? पीएमएलए कानून में ही ये प्रावधान है। जब तक ईडी नहीं कहेगी, जब तक ईडी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हो जाएगी, जो 2 साल से हमारे खिलाफ एक चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, इतने उन्होंने छापे मार लिए, उसके बाद जब तक ईडी नहीं कहेगी, जैसे शरद रेड्डी के केस में कहा, छगन भुजबल के केस में कहा, अजीत पवार के केस में कहा, राघव रेड्डी के केस में कहा, प्रफुल्ल पटेल के केस में कहा, जब तक ईडी नहीं कहेगी कि केस बंद हो जाए या बेल में आपत्ति नहीं है, तब तक यही सिलसिला चला जाएगा। तभी कहा जाता है प्रोसेस इज द पनिशमेंट। पहले सिटिंग सीएम है जो मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए तिहाड़ जेल जा रहे हैं, सरकार कैसे चलेगी ऐसे? सरकार कैसे चलेगी, ये इस समय एक बड़ा सवाल है दिल्ली की जनता के सामने, और उस पर ये हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लग जाए, या अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे दें, या सुनीता केजरीवाल या आम आदमी पार्टी का कोई और मंत्री जो है उनकी जगह ले ले। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है हमको देखने मिलेंगी। लेकिन अमलेंदु जी, कल जिस तरह से सुनीता केजरीवाल ने भाषण दिया, उन्होंने अरविंद केजरीवाल के जो जेल में बैठकर उन्होंने जो 5 गारंटियां बताई, वो उसको आकर उन्होंने पढ़ा। आज हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेज दिया गया, और वहां अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए 3 किताबें खासतौर पर पढ़ने के लिए मांगी हैं। तो अभी ये चल रहा है कि वो किताबों के जरिए भी कोई संदेश देना चाहते हैं, और अब ये दिख रहा है कि सुनीता केजरीवाल बिल्कुल अब अरविंद केजरीवाल की जगह लेने के लिए तैयार हैं। क्या इन सब का, उधर हमने कल्पना सोरेन को भी देखा, कल जो है कल्पना सोरेन, सुनीता केजरीवाल और सोनिया गांधी, इन लोगों की आपसी बातचीत, बॉन्डिंग, ये भी एक अलग तरह से नजर आई। तो क्या अब इस चुनाव में जो अभी तक महिला शक्ति की बात होती रही है, क्या इस चुनाव में इंडिया गठबंधन के साथ ऐसी महिला शक्ति है जो अब बिल्कुल चुनाव को पलट कर रख देगी? और क्या मोदी जो बार बार शक्ति की पूजा और ये सब की बात करते रहते हैं, क्या इस बार मोदी इस शक्ति के आगे नतमस्तक हो जाएंगे? अमलेंदु जी, निश्चित तौर पे शर्मिष्ठा जी, इंडिया गठबंधन के पास नारी शक्ति है, और इंडिया गठबंधन ने कल अपने मंच पे उसका प्रदर्शन भी किया कि किस तरीके से उसकी नारी शक्ति उसके लिए काम कर रही है। रैली में जाने से पहले कल्पना सोरेन ने नारी शक्ति स्वरूपा करके एक ट्वीट भी बहुत लंबा चौड़ा किया था कि इंडिया झुकेगा नहीं और इंडिया लड़ेगा, इस तरह की बातें भी उन्होंने कही थी। और मंच से भी साफ तौर पर ये दिखाई पड़ा कि इंडिया गठबंधन की महिलाएं जो हैं वो मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती दे रही हैं। चाहे वो सुनीता केजरीवाल वहाँ से बोली हो, चाहे वहाँ से कल्पना सोरेन बोली हो, प्रियंका गांधी ने रामायण का कहानी का हवाला देते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर प्रहार किया वो रहा हो, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि किस तरीके से महबूबा मुफ्ती जिस तरीके से वहाँ बोली, तो यानी सोनिया गांधी मंच पे थी, और सोनिया गांधी को जिस आदर के साथ सबने वहाँ स्वागत किया, और थोड़ी देर के लिए पहुँची, हालांकि उन्होंने संबोधन नहीं किया, लेकिन सौरभ भारद्वाज जो संचालन कर रहे थे उन्होंने कहा कि सोनिया जी आई हैं, अपना समय निकाल करके उन्होंने हमको आशीर्वाद दिया। तो ये जो आशीर्वाद दिया शब्द इस्तेमाल किएगा, ये निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की लड़ाई अब जो है वो नारी शक्ति स्वरूपा से ही है, जिसको प्रधानमंत्री कह रहे थे कि मैं नारी शक्ति के लिए जो है अपनी जान की बाजी लगा दूंगा। तो प्रधानमंत्री को अपनी जान की बाजी लगाने का मुझे लगता है समय आ गया है, क्योंकि नारी शक्ति स्वरूपा जो है वो हाथ में खड़ग और ढाल लेकर के निकल पड़ी हैं आतताइयों से संघर्ष करने के लिए। ये नारे वहाँ से बुलंद किए जा रहे थे कि किस तरीके से नारी शक्ति स्वरूपा जो है वो खड़ग और ढाल लेकर के जो तानाशाही सरकार है उसके खिलाफ मोर्चा लेने के लिए निकली है। तो प्रधानमंत्री नारी शक्ति स्वरूपा से कैसे निपटेंगे तो प्रधानमंत्री जाने, हम नहीं जानते उनके अस्त्र में कौन कौन से तीर है कि वो इस नारी शक्ति स्वरूपा के ऊपर कौन से प्रहार करेंगे। लेकिन हमने बहुत सी जो कहा जाता है कि मैथोलॉजी में बहुत सी हमने कहानियाँ पढ़ी हैं कि किस तरीके से नारी शक्ति स्वरूपा संहार किया करती हैं, तो वो अलग मसले हैं, वो मैथोलॉजी में सब लंबी बहस चली जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से चीज़ें सब सामने आ रही हैं, प्रधानमंत्री भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी भी अच्छे तरीके से समझ चुकी है कि उसका मुकाबला एक मजबूत गठबंधन के साथ है, और ऐसे गठबंधन के साथ है जिसकी जनता में अच्छी पकड़ है। 60% वोट इस गठबंधन के पास ऑलरेडी हैं। और सबसे बड़ी बात शर्मिष्ठा जी की जिस तरीके से मंच पे एकता देखने को मिली और जमीन पे जो कार्यकर्ता थे उनके बीच भी एकता देखने को मिली। सबसे बड़ी बात ये होता ही था अब तक कि राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन हो जाया करते थे, नेताओं के बीच बात हो जाया करती थी, लेकिन जमीन पे जाकर के कार्यकर्ताओं के बीच वो एक सद्भाव की स्थिति नहीं होती थी। लेकिन कल जो रैली में देखने को मिला वो देखने को मिला कि तमाम दलों के कार्यकर्ताओं के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग थी, और एक दूसरे नेताओं के लिए दूसरे दलों के कार्यकर्ता थे वो जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ये महत्वपूर्ण बात है। इसको देख करके प्रधानमंत्री की देह भाषा बदली है, प्रधानमंत्री की भाषा भी बदली है,
और मेरठ की रैली में जिस तरीके से जाकर के उन्होंने किया, वही मेरठ की रैली से एक और दृश्य देखने को मिला शर्मिष्ठा जी, इसकी तरफ हम ध्यान देना चाहेंगे कि यहाँ तो इंडिया गठबंधन एक दूसरे के हाथ में हाथ बांध के खड़ा हुआ था, और मेरठ की रैली में जो हल जब पकड़ाया गया प्रधानमंत्री को, तो हल जिसकी निशानी है किसान की, उस किसान का होने का, नेता होने का जो दावा कर रहे हैं जयंत चौधरी, वो बहुत दूर खड़े हुए थे और उनको हल पकड़ने का जो था वो अवसर नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ की जो है वो नज़र चली गई जयंत चौधरी की, तब उन्होंने इशारा किया, तब वो आगे को बढ़ के आया, उन्होंने उसकी हल्की मूड जो थी वो हल्के से छुई जा करके। अब ये सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है अच्छे तरीके से कि जयंत चौधरी को ये हल पकड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त नहीं हुआ, और योगी आदित्यनाथ अगर नहीं चाहते तो प्रधानमंत्री ने वो हल पकड़ने से भी जयंत चौधरी को रोक दिया था। तो आप समझ सकती हैं कि एक तरफ 28 दलों के नेता किस तरीके से दिल्ली की रैली में हाथ जोड़ के एक दूसरे का बांध के खड़े हुए थे, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री किस तरीके से अपने साथी, जिनके पिता को आपने जो है दिया, पिता कह रहा हूँ उनके दादा को आपने भारत रत्न दिया, उस भारत रत्न के पौत्र जो है जो आपके मंच पर मौजूद है, आप उसको हल भी नहीं पकड़ने देना है। तो ये सब चीज़ें सामने आ रही हैं। दूसरा शर्मिष्ठा जी, आपने जिस उसकी बात की शुरुआत में इस अपने वक्त बात रखते हुए द्वीप की लेकर के, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेल्फ गोल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री को नहीं मालूम है कि इस समय लद्दाख में 21 दिन का अनशन करके अभी सोनम वांगचुक उठे हैं, और उन्होंने वहाँ जो बातें कही हैं उसको ध्यान से सुना जाना चाहिए। सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख की ज़मीन पे पिछले 10 सालों में ज़बरदस्त तरीके से चीन ने कब्जा कर लिया है, हमारे चरवाहे सीमा तक जा नहीं पाते हैं, हम जाने की अगर बात करते हैं तो हमको देशद्रोही कहा जाता है। ये सीधा सीधा प्रहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है। आज ही एक और खबर आई है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के 30 और जगहों को अपने नक्शे में बता दिया है। क्या इस पर प्रतिक्रिया है प्रधानमंत्री की, और चीन को नहीं रोका जा रहा है, ये सब चीज़ें भी सामने आ रही हैं। आपको याद होगा शर्मिष्ठा जी, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 55,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन भारत की बांग्लादेश को दे चुके हैं, और जाकर के उसका ढोल उन्होंने बांग्लादेश में जाकर के बजवाया था। ये प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है कि विपक्ष के लोगों को प्रधानमंत्री का वो ढोल बजवाता हुआ बांग्लादेश का जो कार्यक्रम है उसकी जारी करनी चाहिए। किस तरीके से प्रधानमंत्री जो जाकर के वहाँ अपनी वाहवाही कर रहे हैं कि हमने 55,000 एकड़ ज़मीन जो है भारत की, वो जाकर के हमने बांग्लादेश को दे दी है। इंदिरा गांधी ने नक्शा बढ़ाया था भारत का, पाकिस्तान के नक्शे को छोटा किया था। ये 70 सालों में ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने भारत के नक्शे में से 55,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन जाकर के बांग्लादेश को दे दी, भारत का नक्शा छोटा कर दिया। मुझे लगता है विपक्ष इस बात को उठाएगा अगर उसको ये सारी बातें जानकारी में आएंगी। तो ये शर्मिष्ठा जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार सेल्फ गोल कर रहे हैं, और ये सेल्फ गोल मुझे लगता है आगे आने वाले समय में बढ़ती जाएंगी, चूँकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो जिस तरीके से कहा शत्रुघ्न सिन्हा ने कि चिंगारी नहीं शोला है, और निश्चित तौर पे शोला जो है वो भारतीय जनता पार्टी के आशियाने पे गिर रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी को जलाने जा रहा है। शर्मिष्ठा जी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि इस समय बीजेपी इतनी कमजोर हो गई है और इस कमजोरी को मोदी भांप चुके हैं, या कि फिर उनके पास अब उनके जो चारों ओर सलाहकार नहीं, ऐसा लग रहा है कि चाटुकार हो गए हैं, जो उनकी हाँ में हाँ इस कदर मिला रहे हैं और उनकी मन की बात को इस कदर सुन रहे हैं कि मोदी को ये सुनाई नहीं दे रहा है कि देश क्या बोल रहा है। आप देखिए अमरेंदु जी, अभी आपने खुद ही ने बताया कि किस तरह भौगोलिक तौर पर कमजोर किया है मोदी ने देश को। उसके बाद आर्थिक तौर पर भी हम देख चुके हैं, सामाजिक तौर पर भी देख चुके हैं, और इन सब की ओर राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता आवाज उठाते रहे हैं, बताते रहे हैं, देश को सावधान करते रहे हैं। लेकिन देश ने पहले एक बार 2014 में शायद अच्छे दिनों की राह देखते हुए मोदी को अपना जनादेश दिया, फिर 2019 में भी यही किया, लेकिन 2024 में माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला जो है वो एकदम तूल पकड़ चुका है। शत्रुघ्न सिन्हा की भाषा में बोले तो चिंगारी नहीं शोला बन चुका है, यानी आग अब एकदम धधक चुकी है, जिसे अब बुझाना मोदी के लिए भी मुश्किल लग रहा है। और अमरिंदर जी, कल की रैली की आपने जो बात कही उसमें हमने ये देखा कि वाकई एक और इंडिया गठबंधन के नेता बिल्कुल हाथ पकड़े एक दूसरे का, आखिर में जो सबने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी ताकत दिखाई। उनमें से कुछ युवा हैं, कोई महिलाएं हैं, सिख, दलित, आदिवासी, सभी तरह के लोग हैं, और बूढ़े, मतलब अब ये कह दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे या शरद पवार या सोनिया गांधी, इन लोगों की भी अब उम्र हो चुकी है, अनुभव बहुत ज्यादा है, और लेकिन इसके बाद उन लोगों का जोश कहीं कम नहीं है, और ये जोश शायद इसीलिए बरकरार है क्योंकि अब उन्हें भी बदलाव की उम्मीद दिखाई दे रही है। आप देखिए ये किस तरह से सारे लोग, फारूक अब्दुल्ला भी हैं, सोनिया गांधी भी हैं, शरद पवार हैं, इन सब लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर
कल जिस तरीके का ये संदेश दिया कि हम एक हैं और हम टूटने वाले नहीं हैं, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी जो है इस बात को लगातार ये किसी न किसी कोशिश में लगी हुई है कि इंडिया गठबंधन में दरार आए, पर अब हो ये रहा है कि इंडिया गठबंधन और मजबूत हो रहा है। जबकि मेरठ की कल की रैली में जयंत चौधरी जिस तरह से असहज दिखाई दिए, एकदम एक कोने में दिखाई दिए, जबकि वो उनका इलाका होना चाहिए था, लेकिन वहां भी प्रधानमंत्री जैसी उनकी आदत है कि ट्रेन को झंडी भी मैं ही दिखाऊंगा और नोटबंदी की घोषणा भी मैं ही करूंगा, तो हल भी मैं ही पकड़ूंगा, क्योंकि किसानी से भी शायद उनका पुराना कोई नाता है। इधर अमलेंदु जी, आज एक बड़ी खबर ये भी आई है कि आम आदमी पार्टी के जो लोकसभा सांसद थे धर्मवीर गांधी, आज वो कांग्रेस में शामिल हो गए। यानी अब लोग ये देख रहे हैं, आप और कांग्रेस वैसे तो अब इंडिया गठबंधन में साथ ही हैं, दोनों अलग नहीं हैं, पंजाब में दोनों के बीच सीट शेयरिंग नहीं है, लेकिन अब कांग्रेस में जिस तरह से बड़े नेता शामिल होते जा रहे हैं, क्या ये कहीं ना कहीं, क्योंकि धर्मवीर गांधी ने आज के अपने बयान में ये कहा कि मैं जब इतिहास लिखा जाएगा तो मैं सही और रहना चाहता हूं, मतलब वो ये दिखना चाहते हैं कि मैं सही हो रहा हूं। दूसरी ओर आज शाहिद सिद्दीकी जो थे राष्ट्रीय लोकदल के उपाध्यक्ष, उन्होंने आज अपने पद से इस्तीफा दे दिया और उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसा नहीं दिखना चाहता जो उस समय खामोश रहे जब लोकतंत्र और संविधान पर हमला हो रहा है। तो ये दो चीजें क्या बता रही हैं अमलेंदु जी, क्या माहौल अब पूरी तरह बदल गया है? कांग्रेस क्या मजबूत हो चुकी है इतनी कि अब जो 2 बार से हार रही थी कांग्रेस और उसके लिए बार बार राहुल गांधी को दोषी ठहराया जा रहा था, गांधी परिवार को दोषी ठहराया जा रहा था, लेकिन अब क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक ऐसी कांग्रेस बना दी है और उनका साथ देने के लिए निश्चित तौर पर राहुल गांधी तो है ही, जो ये बताएं कि अब कांग्रेस मजबूत हो गई है और अब फिर से देश का नेतृत्व करने के लिए कांग्रेस तैयार है। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? संमित्रा जी, शनिवार को भी मैंने कहा था कि कांग्रेस एक अखिल भारतीय पार्टी है और एक तरीके से कहा जाए कि वामपंथी दलों के बाद अकेली ऐसी पार्टी है जो अखिल भारतीय पार्टी है। यानी वामपंथी दल तो छोटे हैं, छोटे दल हैं कांग्रेस की तुलना में, लेकिन अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी अखिल भारतीय दल नहीं है जो अखिल पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती हो। कांग्रेस सब जगह मौजूद है, पूरे भारत का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करती है और आज़ादी की लड़ाई के आंदोलन के दौरान भी कांग्रेस का पूरे देश में प्रेजेंस रहा और आंदोलन को उसने अच्छे तरीके से चलाया। आज कांग्रेस जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का जो समन्वय है शर्मित्रा जी, वो देखने लगे किस तरीके से युवा जोश और बुजुर्गों का एक तरीके से कहा जाए कि अनुभव, उस दोनों का जिस तरीके से कांग्रेस ने समन्वय किया है, यह भारतीय जनता पार्टी में देखने को नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुजुर्ग हो चले हैं और मार्गदर्शन मंडल में पहुंचने वाले हैं, मुझे लगता है शायद 74 वर्ष के हो चुके हैं, 1 वर्ष बाद मार्गदर्शन मंडल में पहुंच जाएंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत जो चलता है, जो लालकृष्ण अडवाणी या मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्रा और कल्याण सिंह के ऊपर जो लागू हुआ, अगर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लागू होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल मार्गदर्शन मंडल में चले जाएंगे, प्रधानमंत्री रहें या नहीं रहें, ये अगर लागू होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार नहीं कर पाई है कि उसके अंदर बुजुर्ग नेतृत्व और युवा नेतृत्व के बीच में कोई इस तरीके का समन्वय, ये हमको देखने को नहीं मिलता। वहाँ सर्वे सर्वा प्रधानमंत्री हैं, उनके बाद कमान जो है वो अमित शाह जी के पास है। यहाँ तक कि जो पार्टी के अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी भी, वो किसी म्यूनिसिपैलिटी के एक तरीके से कहा जाए कि सभासद का टिकट दिलाने की भी स्थिति में नहीं समझे जाते हैं। जो भी चीज़ें तय होती हैं वो या तो अमित शाह तय करती हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरीके का कोई समन्वय नहीं है, जबकि कांग्रेस ने अपने यहाँ ये मैकेनिज्म तैयार कर लिया है कि किसकी क्या जिम्मेदारी है, संगठन किसको देखना है, चुनावी रणनीति किसको देखनी है, किस तरीके से चुनावी मैदान में जाना है, किसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, ये वहाँ तय हो चुका है। यहाँ तक कि अगर सहयोगी दलों के साथ बातचीत करनी है, उसका भी उनका एक मैकेनिज्म है कि कौन दल इससे बात करेगा, किस तरीके से कमेटी बनेगी, घोषणा पत्र बनेगा तो उसकी कमेटी क्या होगी। आप देखिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया, उसकी सिर्फ घोषणा होनी है। आज जाकर के मतलब 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी अपनी घोषणा पत्र की कमेटी तैयार करती है कि ये कमेटी बताएगी क्या घोषणा पत्र होगा। यानी अभी तक जो प्रधानमंत्री के जुमले जो हैं वो जुमले ही अभी तक भारतीय जनता पार्टी के पास हैं, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास घोषणा पत्र के नाम पे कुछ भी नहीं है। जबकि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है, समाज के विभिन्न वर्गों से बातचीत करके तैयार किया है, उसमें से बहुत सी चीज़ें उसने बता भी दी हैं कि ये चीज़ें हमारी गारंटियाँ जो कहा है उसने 25 गारंटियाँ जो बात की है ये हमारे घोषणा पत्र में होंगी, ये उन्होंने कह दिया। यानी उनके मुद्दे भी सब तय है कि किस तरीके से जाना है। भारतीय जनता पार्टी के पास अभी कोई ना मुद्दा है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास कोई इस तरीके का मैकेनिज्म है। तो ये सारी चीज़ें सामने देखने को आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि
कांग्रेस ने जिस तरीके से जिस रणनीति पर चली है और जनता के बीच जिस तरीके से गए हैं और मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, उन मुद्दों को जनता का समर्थन भी मिल रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक परेशानी का और चिंता का सबब है निश्चित तौर पर सुमित्रा जी। और इसीलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस बेहतर रणनीति के तहत इस चुनाव में जा रही है। और जैसा आपने कहा कि पहले राहुल गांधी को दोष दिया जाता था, हालांकि वो दोष भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही दिया जाता था कि राहुल गांधी नेतृत्व में लगातार हार रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि अमित शाह जैसे ही अध्यक्ष बने थे वैसी हार हुई, किसी ने नहीं कहा कि जैसे ही जेपी नड्डा बने थे वैसे ही हार हुई और उनका राज्य था वो हिमाचल प्रदेश भी हाथ से चला गया था। जबकि राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने के बाद तो 3 राज्य आए थे हाथ में, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो ये असल में जो नैरेटिव बनाने की बात होती है, तो जिस मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाया जाता है उस मीडिया के जरिए नैरेटिव बनाया जा रहा था। हालांकि इसमें भी कोई शक नहीं है कि कांग्रेस के लोगों ने राहुल गांधी का पहले उस तरीके से साथ नहीं दिया था, लेकिन आज पूरी कांग्रेस राहुल गांधी के पीछे एकजुट खड़ी हुई नजर आती है। मल्लिकार्जुन खड़गे मजबूती के साथ राहुल गांधी के सिर के ऊपर हाथ रखते हुए नजर आते हैं और पूरा इंडिया गठबंधन सुमित्रा जी इस समय राहुल गांधी के पीछे एकजुट खड़ा हुआ नजर आता है। कल जिस समय राहुल गांधी मंच पे पहुंचे थे उस समय कितने जोरदार तरीके से उनका स्वागत हुआ, मंच से भी और जनता से भी। और जब राहुल गांधी बोले हैं तो सबसे ज़्यादा तालियां थीं और एक तरीके से कहा जाए वेलकम जो था वो राहुल गांधी का हुआ। तो इससे समझा जा सकता है अच्छे तरीके से कि कांग्रेस ने किस तरीके से अपनी अच्छी टीम और अच्छी रणनीति तैयार कर ली है। भारतीय जनता पार्टी में इसका अभाव देखा जा रहा है सुमित्रा जी। बिल्कुल अमरेंद्र जी, इंडिया गठबंधन में इस समय सारी उम्र और सारे रंग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। युवा भी दिख रहे हैं, बुजुर्ग भी दिख रहे हैं, एक और जोश है, दूसरी ओर अनुभव है। और उसके साथ साथ कल हमने देखा कि रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी के पीले झंडे, कम्युनिस्ट पार्टी के लाल झंडे और समाजवादी पार्टी के हरे झंडे, मतलब सब सारे तरह के झंडे जो हैं वो दिखाई भी दिए। इससे पहले पटना की रैली में भी हमको ऐसे ही लाल पीले हरे सारे रंग दिखाई दिए थे और यही असली भारत की पहचान भी है जिसमें सारे रंग दिखाई दे। बिल्कुल मोदी के उस नैरेटिव के विपरीत है ये चीज, जिसमें वो हमेशा एक देश की बात तो करते हैं लेकिन उसमें वो एक देश की बात करते करते केवल एक व्यक्ति की बात करने लगते हैं। और जो इंडिया का अभी तक का एक जो चलन रहा है, भारत का चलन रहा है कि एक किसी को हम नायक बना दें, हीरो बना दें और उसके पीछे सबको जनता को भेड़ की तरह हम हाकें। मोदी बिल्कुल उसी तर्ज पर उन्होंने पिछले 10 सालों में काम किया और अभी भी वो ऐसे ही करना चाह रहे हैं। लेकिन कल की रैली ने बता दिया कि माहौल बदल रहा है। और राहुल गांधी ने, कल आपने उनके भाषण की भी चर्चा की और आप सुनिए कि राहुल गांधी ने बिल्कुल प्रिसाइजली ये बता दिया कि 180 से ज्यादा सीटें नहीं आने वाली हैं। और उन्होंने ये भी बता दिया कि इस बार का चुनाव मैच फिक्सिंग की तरह करने की बीजेपी कोशिश कर रही है। आज उसी मैच फिक्सिंग पर एक आरोप यह भी था कि आईटी के जरिए किस तरह उनके खातों को फ्रीज किया गया। और हमने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को एक बड़ी राहत मिल गई है। अब देखना यह है कि आगे, क्योंकि अभी आर्थिक और कानूनी मसले हैं, इनमें बहुत सारे पेच होते हैं और जब ये पेच खुलेंगे तो समझ में आएगा कि किस तरह कांग्रेस को इसमें और राहत मिल सकती है। कैसे उसके जो 135 करोड़ रुपए अभी तक फ्रीज हो चुके हैं या उससे ज्यादा का वो किस तरह से उसको मिल सकते हैं और कैसे एक लेवल प्लेइंग फील्ड अब वापस तैयार होगी। लेकिन अगर वो फील्ड तैयार नहीं भी होती है तब भी कल की रैली से ये जो तस्वीर सामने आ गई उससे ये दिख गया कि अब मैदान चाहे जैसा भी हो, युद्ध तो अब होना ही है। शंखनाद कल की रैली से एक वापस बहुत जोरदार तरीके से किया गया कि अब ये जो सेना है, ये पूरी इंडिया की सेना अब लड़ने के लिए तैयार है। तो क्या होने वाला है आगे, और आज जिस तरह से कांग्रेस से धर्मवीर गांधी जुड़े, एक और गांधी की आज कांग्रेस में एंट्री हो गई है। अब क्या ये गांधी मिलकर और इस कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे? वरुण गांधी का अब अगला कदम क्या होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि फिलहाल उन्होंने पीलीभीत से तो वो तय हो गया कि वो नहीं लड़ रहे और उन्होंने चिट्ठी लिखकर शुक्रिया भी जता दिया। लेकिन इस चिट्ठी लिखने के मायने क्या है, ये भी एक उन्होंने शिगुफा छोड़ दिया है कि आगे बीजेपी पर इसका क्या असर हो सकता है। तो कुल मिलाकर बीजेपी दिख रही है मुसीबत में, आफत में, और कांग्रेस को दिख रही है राहत। तो बीजेपी पर अब ये जो शोले बरसने के लिए तैयार हैं, क्या इन शोलों से बीजेपी अपने आप को किसी तरह बचा पाएगी, ये अब हम देखेंगे आने वाले दिनों में। तो आज इस चर्चा को अब हम यहीं रोकते हैं। अमरेंदु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े। कल फिर हम किसी नए विषय, किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ आपके बीच हाजिर होंगे और करेंगे बातें खरी खरी। नमस्कार।